चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। इसमें हम लोग अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखकर उसकी प्रतिबिंब की आकार, साइज और उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे दर्पण में अगर दिया हो P बिंदु तो उसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। अगर बिंदु दिया हो PC, कोई लाइन दिया हो तो उसे कहेंगे दर्पण का मुख्य द्वारक, मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं, इसे केवल मुख्य अक्ष। ओके। बिंदु C को कहते हैं वक्रता केंद्र। ये सब बता दिया गया है बट पुनः बता दे रहे हैं। केंद्र F को फोकस, मुख्य फोकस। AB लाइन को हम लोग कहेंगे वस्तु। वस्तु की स्थिति। और A डैश B डैश को हम लोग कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला है, जब वो वस्तु अनंत पे रखा हो तो किस आकृति का बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अवतल दर्पण ले रहे हैं। अवतल दर्पण बाहर की तरफ कलई किया गया होता है। ओके। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव यानी P। इसे M1 और अंतिम सिरा को M2 मान ले रहे हैं। दर्पण के केंद्र को कहेंगे हम लोग वक्रता केंद्र यानी C। और यहाँ होता है हमारा मुख्य फोकस यानी F। ओके। चलिए अब मान लीजिए कोई स्थान है अनंत, यहाँ पर बहुत दूर है ये मान लीजिए कि यहाँ से ये दर्पण से बहुत दूर है, तो इसी पे यहाँ पे डॉट डॉट हम लोग दिखा दे रहे हैं। ओके। और वस्तु रखा गया है यहाँ पे दर्पण के सामने, कुछ AB वस्तु, AB। ओके। प्रकाश अनंत से आ रही है, तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण हम मान सकते हैं कि वो समांतर हो जाती हैं। जैसे अगर कोई सूर्य से या चंद्रमा से अगर प्रकाश आती हैं तो पृथ्वी पे आते आते ये समांतर की तरह बिहेव करने लगती हैं, तो उन किरणों को हम लोग समांतर मान लेते हैं। तो अगर ये समांतर किरणें हो जाती हैं तो प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मान ले रहे हैं कि प्रकाश की किरण दो आ रही हैं, जो एक फोकस से होकर जा रही है। ओके। और दूसरी प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ध्यान दीजिए 3 पॉइंट हम बताए थे। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है। PC जो है मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ओके। दूसरी बात बताए थे हम, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी माध्यम से पुनः वापस लौट जाती है। यानी अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है ये दोनों, तो यहाँ से ये मुख्य फोकस से होकर जा कर के दर्पण से टकराएगी और पुनः टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पुनः दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो यह पुनः उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। ओके, ये पहली स्थिति हो गई, जिसमें क्या होता है, जब वस्तु अनंत पे होता है तो
प्रतिबिंब की स्थिति, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे ए डैश और बी डैश, ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पे होता है, अत्यधिक छोटा होता है, ये हम लोग यहाँ पे बड़ा दिख रहा है लेकिन यह अत्यधिक छोटा होता है, वास्तविक होता है, यानी इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और ये उल्टा दिख रहा है, उल्टा होता है। ओके, इसी तरह दूसरा, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, यानी अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, तो देखेंगे, मान लीजिए अवतल दर्पण है और इसके बाहर की तरफ हम लोग कलई कर दे रहे हैं, जिससे परावर्तक तल अंदर की तरफ हो जाएगा। ये ऊपर के सिरे को M1 और नीचे के सिरे को M2 मान ले रहे हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं वह दर्पण का ध्रुव। यहाँ कुछ सेंटर हो जाएगा इसका, यानी वक्रता केंद्र C हो जाएगा। यहाँ पे आधे पे इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हमारा अनंत मान लीजिए है, अनंत दूरी है, बहुत दूर है ये दर्पण से, तो वस्तु कहीं यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे वस्तु रखा गया है, प्रकाश की किरण चल रही है, तो एक मान ले रहे हैं हम लोग सीधे प्रकाश की किरण समांतर जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ओके, ये लिखाया गया है, 3 जो इम्पोर्टेंट बिंदु लिखाए थे उसमें है ये। एक बार और बता दे रहे हैं, पहला था इसमें जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा था इसमें जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो प्रकाश उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। और तीसरा ये था जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 नियम था। तो केवल हम 2 ही इसमें रेखा डाल रहे हैं और एक प्रकाश की किरण हम ऐसे ले जा रहे हैं जो वक्रता केंद्र से होकर जाए, ये कुछ ऐसे जाएगा और पुनः इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा। तो हमारी प्रतिबिंब की स्थिति कहीं यहाँ बनेगी, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगी। समझ में आया? ये वस्तु है AB। ओके, प्रतिबिंब है A डैश और B डैश, यानी यहाँ पे क्या होगा, जब वस्तु को हम लोग अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब C व F के बीच बनेगा, जो वस्तु से छोटा होगा, वह वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी C पर हो, इसके लिए हम लोग चित्र बना ले रहे हैं। ओके, बाहर की तरफ कलाई कर देंगे इसमें। ये हमारा मुख्य अक्ष है, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे M1 और इसे M2 मान ले रहे हैं। समझ में आया? यहाँ पे हम लोग दर्पण का केंद्र यानी C और यहाँ पे हम लोग मुख्य फोकस यानी F मान ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वस्तु रखा गया है हमारा वक्रता केंद्र पर। ओके, तो जब यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ऐसे ये निकल जाएगी। समझ में आया?
दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग भेजेंगे मुख्य फोकस से, यानी ऐसे। तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे चली जाएगी। अब ये हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब। समझ में आया? यहाँ बनेगा ठीक उसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये ए है और ये बी है तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। एक बार और बता दे रहे हैं, जब दो प्रकाश की किरण लेंगे हम लोग, वस्तु से एक मुख्य अक्ष के समांतर ले गए जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चला गया। ओके। दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग मुख्य फोकस से लेकर जाते हैं जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो जाती है। तो ये एक जगह पे टकराएगी दोनों, तो जहाँ पे ये टकराएगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ठीक उसके यानी वक्रता केंद्र के ठीक नीचे टकरा रही है, यानी यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु के आकार बराबर आकार के बनेगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। उल्टा दिख रहा है यहाँ पे। अगली स्थिति, जब वस्तु सी व यानी वक्रता केंद्र सी व एफ के बीच हो ओके। ऐसे कुछ पालीदार कलाई कर देंगे इस पर। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे हो जाएगा दर्पण का ध्रुव से M1 एक सिरे को, दूसरे सिरे को M2 मान ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ वक्रता केंद्र हो गया और ये फोकस हो गया। ओके। वस्तु की स्थिति पे है हमारा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, तो हम लोग इसी को दोनों के बीच में स्थित कर दे रहे हैं। पुनः प्रकाश को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे जो मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। ओके। दूसरी प्रकाश की किरण को हम लोग मुख्य फोकस से होकर भेजते हैं, ऐसे कुछ। तो ये परावर्तन के पश्चात कुछ ऐसे जाके टकराएगी। ओके। सी बिंदु यहाँ पे मान ले रहे हैं हम लोग, ज़्यादा ही दूर है। ओके। ध्यान दीजिए। अब पुनः जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे तो पहली प्रकाश की किरण यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से होकर भेजते हैं या जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों रेखाएं एक स्थान पे मिलेंगी जहां बनेगा प्रतिबिंब, यानी ए डैश और बी डैश। अगर ये ए हो और ये बी हो तो उसका प्रतिबिंब ए डैश व बी डैश बनेगा और वह वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। 3 चीज़ें। अगली स्थिति, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं, देख लीजिए। वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित हो। इसके लिए हम लोग दर्पण बना ले रहे हैं, अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ओके। पुनः
ये दर्पण का ध्रुव, फोकस तथा ये केंद्र मान लेना इसे। ओके, वस्तु को मुख्य फोकस पर स्थित कर देते हैं। अब देखिए, प्रकाश की किरण यहाँ से होकर जाएगी, कुछ यहाँ से होकर ऐसे जाएगी, पुनः यह टकरा करके कुछ ऐसे निकल जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर गई और दर्पण से टकराने के बाद यह वक्रता केंद्र से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, जो हमें पता है कि मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ओके, ये जाके कहीं अनंत पर मिलेगा, ऐसे ये थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे होता जाएगा। समझ में आया? एक बार और समझा दे रहे हैं। वस्तु को हम लोग ध्रुव पे फोकस पे रखे हैं, तो प्रकाश की पहली प्रकाश की किरण को हम लोग यहाँ से दर्पण की तरफ ले गए हैं, जो वक्रता केंद्र से होकर चला जाए। ठीक है, पहली प्रकाश की किरण हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर ले गए हैं, जो हमें पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो पुनः यह मुख्य फोकस से होकर टकराकर ऐसे चली जा रही है और यह कहीं जाके अनंत पर मिलेगा। तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा, तथा उल्टा बनता है। ये तीन चीज़ें जानते हैं। अगली स्थिति, जब वस्तु को हम लोग अंतिम स्थिति, जब वस्तु को F व P के बीच स्थित करते हैं, स्थित हो, तो उसके लिए प्रतिबिंब ला रहे हैं हम लोग। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, बाहर की तरफ कलई कर दिया गया। एक सिरे को M1 और दूसरे सिरे को M2 मान ले रहे हैं। यहाँ पे इसका हो जाएगा दर्पण का ध्रुव और ये हमारा मुख्य अक्ष, इसमें C यानी वक्रता केंद्र और यहाँ मुख्य फोकस है। ओके, अब कहीं वस्तु हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखना है, कुछ ऐसे स्थित कर दे रहे हैं। समझ में आया? चलिए, दो प्रकाश की किरण की हमें आवश्यकता है। तो पहले प्रकाश की किरण को हम लोग ऐसे ले जा रहे हैं, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर चली जाए। समझ में आया? दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर चली जाए। दूसरी प्रकाश की किरण को हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर रखते हैं। ये भी हमें पता है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब ध्यान दीजिए, अब ये क्या होता है, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं प्रकाश की किरण। तो हमारा प्रकाश प्रतिबिंब कहीं इधर बनता है, दूसरी तरफ, और ये प्रकाश की किरण से जाएगी तो कहीं यहाँ पे मिलेगी और ये हमारा प्रतिबिंब बनता है। अगर ये A है, ये B है, तो ये बनेगा A' और B'। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी, क्योंकि दर्पण से दूसरे साइड में बना है यानी दूसरे तरफ बना है, तो ये केवल आभास होगा। वास्तव में ये दो रेखाएं मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई हैं, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेगी।
तो हम लोग केवल आभास कर सकते हैं कि ये दर्पण के दूसरी तरफ मिल रहे हैं, तो इसे कहेंगे आभास कर रही है। वस्तु से बड़ा है ये प्रतिबिंब और सीधा बना है, यानी वस्तु से बड़ा कह सकते हैं, सीधा तथा आभासी। ओके, प्रत्येक स्थिति के लिए हम लोग देख लिए। चलिए अगला हेडिंग है हमारा, अगला हेडिंग है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड मिरर। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। चलिए इसमें हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इसमें हम लोगों को पता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या की आधी होती है। और यही हमें प्रूफ करना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में। चलिए कुछ बातें लिख लेते हैं। जैसे पहले चित्र बना ले रहे हैं। ये अवतल दर्पण है, मान लीजिए कोई बाहर की तरफ कलई किया गया है। कोई अवतल दर्पण M1 M2 है। दर्पण का मध्यबिंदु ध्रुवक यानी P, ये हो गया मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र ये हो गया F। ओके, प्रकाश की किरण कोई ऐसे आ रही है, जो मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अभी इसको पूरा समझाएंगे। चलिए जान लेते हैं। अवतल दर्पण कोई M1 M2 है। अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है। जैसा कि चित्र में दिख रहे हैं वही लिखना है हमें। यहाँ पे इसको पहले लिख दिया हम, जो चित्र में दिख रहा है वही लिखना है। ठीक है, लिखेंगे अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है। ओके, और PC दर्पण का मुख्य अक्ष है। AB एक आपतित किरण है, कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो दर्पण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, AB आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है। ये मुख्य अक्ष के समांतर है। जो मुख्य अक्ष कौन है? CP या PC के समांतर है और यह इसके बहुत निकट है। मान लेंगे यह इसके बहुत निकट है। चित्र में बहुत दूर दिखाया गया है लेकिन यह इसके बहुत निकट है। हमें पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परिभाषा से किरण AB मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी जब ये समांतर किरण रहेगी तो परावर्तन के दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। उसी को लिखा गया है, किरण AB दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। अब ध्यान दीजिए, यदि वक्रता केंद्र को बिंदु B से मिला दिया जाए,
ध्यान दीजिएगा, यह बिंदु बी दर्पण पर कोई बिंदु है, तो अगर वक्रता केंद्र को बिंदु बी से मिला दिया जाए तो बिंदु बी एक अभिलंब हो जाएगा। यानी चूँकि ये भी ध्यान दीजिए कि अगर ये वृत्त पूरा होता ऐसे तो यह इसका त्रिज्या भी हो जाता, ये सी बी या बी सी एक त्रिज्या होता। लिखेंगे चूँकि, लिखते जाएंगे पूरा, चूँकि त्रिज्या सी बी दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब है, एक बार और देख लीजिए, त्रिज्या सी बी दर्पण की बिंदु बी पर अभिलंब है। यह जहाँ भी ये जाएगा बिंदु सी से दर्पण भी, जैसे अगर ये कोई वृत्त है और इसका केंद्र, तो केंद्र से वृत्त पर कहीं भी रेखा खींचेंगे तो यह इसके अभिलंबवत रहेगा। तो यहाँ देखिए ये भी क्या कर रहा है, बिंदु बी का अभिलंब है, वही लिखा गया है, त्रिज्या सी बी दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब है। ओके, इसलिए परावर्तन के नियम से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ के। परावर्तन के नियम के अनुसार ये अभिलंब हो गया, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। तो लिख दीजिए सी बी एफ। ओके, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ओके, दूसरा चीज अब देखेंगे हम लोग कोण ए बी सी, यानी जो ये कोण है ये आई और ये आर हो जाएगा, तो ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, परावर्तन के नियम से। पुनः हम लोग देखेंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ के। ये कैसे, चलिए देखते हैं। कोण ए बी सी यानी कोण बी आई कोण, ये बराबर है कोण बी सी और एफ के, यानी इस कोण के ये बराबर है। अब इसको लिखेंगे हम लोग एकांतर कोण से, एकांतर कोण है। ओके, एक बात बता दें, जब दो रेखाएं समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा ऐसी काटती हो तो ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर होते हैं। समझ में आया, यानी जो अंतर का कोण है ये एकांतर होता है। तो यहाँ भी देखिए आई और सी पर बिंदु पे जो कोण बन रहा है वो दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण हैं, तो यहाँ पे लिख दिया गया एकांतर कोण। इसी तरह अगला बिंदु देखेंगे कोण सी बी एफ। कोण सी बी एफ के लिए ध्यान दीजिए, कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ के। एक बार और देख लेते हैं, सी बी एफ यानी कोण आर कह रहा है, ये बराबर होगा कोण बी सी एफ के। चूँकि यह दोनों कोण बराबर हैं परावर्तन के नियम के अनुसार, तो यह कोण इसके बराबर ही होगा। समझ में आया, तो यह त्रिभुज एक क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जो त्रिभुज बन रहा है सी एफ बी, ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये त्रिभुज, यानी बी सी एफ त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, जिसमें दो कोण बराबर हैं तो दो भुजा भी बराबर होगा, यानी सी एफ और एफ बी दोनों भुजा बराबर होगा।
यहाँ लिख देंगे, चूँकि इसलिए सी बी एफ बराबर बी सी एफ, अतः त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, इसमें क्या करते हैं, हम तीन चीज़ें दिखाते हैं। किसी त्रिभुज में हम लोग तीन चीज़ें पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, इसमें क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों कोण हमें पता है परावर्तन के नियम से बराबर हो गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण से। अब यहाँ पे आई कोण और बिंदु सी पर ये जो कोण बन रहा है एकांतर कोण से, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों आपस में पहले से ही बराबर हैं, और यह कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जब ये दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। जब दो भुजा बराबर है तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसी को लिखा गया पूरा, समझ में आया। यहाँ से पुनः हम लोग लिख सकते हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं एफ बी, भुजा एफ बी बराबर होगा भुजा एफ सी के। ध्यान दीजिए, एफ बी बराबर होगा एफ सी के। बराबर, ध्यान दीजिए, ये भुजा एफ बी और भुजा एफ सी दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कोण बराबर हैं तो दो भुजा भी बराबर होगा। यहाँ पे लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण। ओके, अब चूंकि पहले क्या आ गया है कि ये जो क्रिया है ये बहुत ही समांतर, और ये जो रेखा है ए बी, यह बिंदु दर्पण के बहुत नज़दीक हो रहा है, यानी कुछ ये जो दूरी है ऐसे, ये बहुत नज़दीक है ऐसे। ओके, तो B और P लगभग एक दूसरे के पास मान ले रहे हैं। अगर ये बिंदु B यहाँ पे है और P यहाँ पे है, तो दोनों एक सिर में मान ले रहे हैं। तो देखिए, यदि लिखेंगे, यदि B P के, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिंदु B अगर P के बहुत नज़दीक हो तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं एफ बी को एफ पी के बराबर। बहुत ही नज़दीक हो या निकट हो तो एफ बी यानी ये भुजा, चित्र में देखिए, ये भुजा हम लोग इसके बराबर मान सकते हैं, बराबर पी एफ के बराबर मान सकते हैं लगभग। ओके, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बाई 2। हमें पता है, चित्र में देखिएगा, अब इसे हम लोग रिप्लेस कर दिए पी एफ के बराबर, यानी जो समीकरण ये है, तो इसे हम लोग पी एफ बी को हम लोग पी एफ से रिप्लेस कर दिए, तो हो गया पी एफ बराबर पी सी। और जो एफ सी क्या है, सी पी का आधा है। एफ सी क्या है, सी पी का आधा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एफ सी को कहते हैं हम लोग स्मॉल एफ बराबर, ये हमारा इसका त्रिज्या है, तो इसे लिखेंगे आर बाई 2, या यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग एफ इक्वल टू आर बाई, ठीक है, त्रिज्या का आधा होता है, यही प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे, जहाँ
PC बराबर R है, PC बराबर R। एक बात देखिएगा, पुनः लिखेंगे दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, यदि दोनों आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर न हो, ये आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर न हो, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या की आधी हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया समाप्त। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग भी लिखना था हमें, तो लिख लीजिएगा यहाँ से। अवतल दर्पण के मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं। चूँकि अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसकी बड़ी त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती या दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। पहला हो गया। दूसरा, इसका उपयोग क्या है? टार्च वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तकों के रूप में किया जाता है। जैसे टार्च की अंदर का जो सिरा होता है, ऐसे वो अवतल दर्पण की आकृति का होता है, जो परावर्तक तल अधिक कार्य करता है। जिसमें प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे परावर्तन के बाद प्रकाश का समांतर किरण पुंज हो जाता है। जैसे अगर प्रकाश को वस्तु को हम लोग फोकस व ध्रुव के बीच रखेंगे, अगर वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे जाके बनता है, यानी प्रकाश की किरण समांतर हो जाती है। अंत में जाकर प्रकाश की किरण समांतर हो जाती है, वही कहा है यहाँ पे। अंत परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण समांतर हो जाती है, यानी वो अधिक रोशनी देता है उससे। अगला, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा। जो किसी प्रकाश स्रोत से आते हुए प्रकाश को एक छोटी जगह में केंद्रित कर देते हैं। बस 3 लिख लीजिएगा, 3 उपयोग उसका पूछता है। ओके।